बेस्ट मूवीज एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है गोस्ट मैंशन, जो कि एक कोरियन हॉरर एंथोलॉजी मूवी है जिसमें 5 कहानियों को दिखाया गया है, जो कि एक हॉन्टेड मैंशन में रहने आए लोगों की अलग अलग कहानियाँ है, जिनके इस मैंशन में आने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ वो हमें इस कहानियों में पता चलता है। और एंड में एक दिलचस्प ट्विस्ट है जिसे देखने के बाद शायद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जीवू होता है, जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की फोटो ले रहा होता है क्योंकि उसे एक अच्छी स्टोरी की तलाश है और उसे पैसों की भी बहुत ज़रूरत होती है। अब वो लड़का उस बिल्डिंग के अंदर जाता है जिसकी वो बाहर से फोटोज ले रहा था। उस लड़के ने उस बिल्डिंग के बारे में सुना था कि उस बिल्डिंग में बहुत ही अजीबोगरीब किस्से होते रहते हैं और लोगों का भी कहना था कि वो पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड बिल्डिंग है। इस वजह से ये लड़का बिल्डिंग के अंदर आया था ताकि ये अंदर आकर जान पाए कि इस बिल्डिंग की सच्चाई क्या है। अब जीवू को ऐसा एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई छोटा बच्चा खड़ा है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बच्चा गायब हो जाता है। जीवू वहां जाकर उस बिल्डिंग के मैनेजर से मिलता है। जीवू उस मैनेजर से उस बिल्डिंग के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में पूछता है। वो कहता है, मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग में सब कुछ अजीब होता है, और फिर वो अपना टेप रिकॉर्डर निकालकर उसे ऑन करता है। अब वो मैनेजर जीवू को बताने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो मैनेजर बताता है, ये बिल्डिंग जो तुम देख रहे हो ये पहले एक ओपन हाउस था और बहुत सारे बच्चे यहाँ रहा करते थे, और अचानक एक दिन यहाँ आग लग गई और उस आग में सारे बच्चे जलकर मर गए। और वो कहता है, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग में होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ तो सुनो। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ एक राइटर की जिसने इस बिल्डिंग में एक रूम रेंट पर लिया था, रूम नंबर 504। उस राइटर को अपने लाइफ में बहुत सुकून चाहिए था ताकि वो भी तुम्हारी तरह अच्छी स्टोरी ढूंढे और उसे लिख पाए, क्योंकि उसके अपने घर में उसका एक छोटा बच्चा था जो उसे बहुत डिस्टर्ब करता था। अब वो राइटर अपनी कहानी पर फोकस कर रहा था और उसे लिख रहा था। उस राइटर को ऐसा फील होता है कि कुछ बच्चे नीचे के फ्लोर पर खेल रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में वो राइटर यहाँ के डीलर को बताता है, लेकिन वो डीलर जानता था कि नीचे वाले फ्लोर पर कोई नहीं रहता, और वो ये भी जानता था कि ये जगह हॉन्टेड है, लेकिन पैसों की वजह से वो डीलर राइटर को कुछ नहीं बताता। उस डीलर को उस रूम को किसी ना किसी तरीकों से उस रूम को उस राइटर को रेंट पर देना था। वो डीलर पैसों के लिए कुछ नहीं बताता और राइटर को भी कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद रात में वो राइटर रूम में अकेला होता है और वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसका लैपटॉप वहाँ से गायब हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। राइटर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बच्चे की हंसी की आवाज़ें सुनाई देती है, और फिर अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। उसे वहाँ बच्चों का जूता मिलता है और एक बच्चा हाथों के बल भागता हुआ उसे नजर आता है, पर राइटर जब जल्दी से पास आकर देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता। तब राइटर नीचे वाले फ्लोर पर जाने का डिसाइड करता है जहाँ से बच्चों की आवाज़ें आ रही होती है। जब वो नीचे जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारे बच्चों के जूते दिखाई देते हैं। अब राइटर गुस्से में उन सभी जूतों को एक पैकेट में डालकर गार्ड बीच में फेंक देता है। तब उसी रात उस राइटर का दरवाज़ा नॉक होता है। राइटर जब दरवाज़ा खोलता है तो वो बाहर देखता है जिन जूतों को उसने गार्ड बीच में फेंक दिया था वो जूते उसके रूम के बाहर पड़े होते हैं, और दोबारा से राइटर का दरवाज़ा नॉक होता है। राइटर जब अपने दूसरे साइड देखता है तो उसे वही जले हुए बच्चे दिखाई देते हैं। राइटर अब बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो नीचे गिरता है जहाँ पर उन बच्चों की बहुत सारे जूते होते हैं, और वो सभी बच्चों की जली हुई आत्माएं उल्टी लटकी हुई होती है जो उस राइटर को वही मार देती है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जीवू पर। जीवू उस मैनेजर से पूछता है, एंड में उस राइटर का क्या हुआ। वो मैनेजर जीवू से कुछ नहीं कहता और वो बहुत ही वियर्ड बात करता है। वो जीवू से कहता है, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। और जीवू को मैनेजर यहाँ एक बात कहता है कि हमें हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसको अपना बना रहे हैं। और वो कहता है, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। जीवू को दरअसल एक हॉन्टेड स्टोरी चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा डरावनी हो, अदरवाइज उसकी जॉब जा सकती थी। दूसरी कहानी वो मैनेजर जीवू को सुनाता है। एक कहानी एक फार्मासिस्ट लड़की की होती है। वो रूम नंबर 907 में आई थी। वो शावर लेकर आ रही होती है और उसके रूम में रेडियो चल रहा होता है। उसके रेडियो में एक न्यूज़ चल रही होती है कि एक आदमी ने अपनी बीवी और 9 साल के बच्चे का मर्डर किया है और पुलिस वाले उस आदमी को ढूंढ रहे हैं। पर वो लड़की अपने मदर से बात कर रही होती है। उसकी मदर उसे समझा रही होती है किसी के साथ में रिलेशनशिप में मत रहना,
क्योंकि उसके मदर को उसके फादर से धोखा मिल चुका था और इसीलिए वो एडवाइस अपनी बेटी को दे रही होती है, पर वो लड़की अपनी मदर की बातें नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। तभी हम वहाँ टेबल पर रखी उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की पहले से ही रिलेशनशिप में थी। उसी रात अब उसका वही फ्रेंड उसके घर आता है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, तो वो लड़की उसके फ्रेंड से पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने परेशानी में क्यों हो। तो वो लड़का बताता है, हमारे बारे में मेरी वाइफ को सब कुछ पता चल गया है, अब कुछ दिनों के लिए मुझे तुम्हारे घर में ही रहना होगा। वो लड़की कहती है, कुछ दिन क्या, तुम तो हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकते हो। अब अगले दिन वो लड़की अपने काम पर जा रही होती है। तभी दो पुलिस वाले उसके पास आते हैं और उसको उसके फ्रेंड की फोटो दिखाकर पूछते हैं, क्या तुम इस आदमी को जानती हो, इसने अपनी वाइफ और अपने 9 साल के बेटे का मर्डर किया है। वो कुछ नहीं बताती और वहाँ से निकल जाती है और जल्दी से अपने घर जाती है। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है, जो न्यूज़ स्टार्टिंग में रेडियो में चल रही होती है वो इसके ही फ्रेंड की होती है। अब जब ये लड़की अपने घर में आती है तब इसका फ्रेंड शावर ले रहा होता है। ये लड़की अपने फ्रेंड से कहती है, पुलिस को सब पता चल गया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। उसका फ्रेंड अंदर से बार बार यही कहता है, किसी को भी कुछ मत बताना, मैं अंदर शावर ले रहा हूँ। और तभी उस लड़की के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वो जब देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके रूम के बाहर उसका फ्रेंड होता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब उसका फ्रेंड बाहर है तो फिर अंदर शावर कौन ले रहा है। अब वो लड़की अपने रियल फ्रेंड को घर के अंदर बुलाती है और उसे इशारा करके वॉशरूम के तरफ दिखाती है, अगर तुम यहाँ हो तो अंदर शावर कौन ले रहा है। अब उसका फ्रेंड भी देखता है कि बाथरूम में उसी के जैसा कोई आदमी शावर ले रहा है और तभी दिखाया जाता है इस लड़के ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को कैसे मारा। उसके हाथ में एक हथौड़ी दिखाई जाती है जिससे उसने अपनी वाइफ और बेटे का मर्डर किया था। तभी आसपास का सीन पूरा चेंज हो जाता है और घर की दीवारें खून से भर जाती है और जो शावर ले रहा था वो कोई इविल स्पिरिट थी। वो कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, किसी को भी कुछ मत बताना कि मैं शावर ले रहा हूँ। और इसी के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इसका मतलब उस इविल स्पिरिट ने उस लड़की और उसके फ्रेंड को भी मार दिया था। अब इस कहानी को सुनाने के बाद वो मैनेजर तीसरी कहानी स्टार्ट करता है जो रूम नंबर 708 की होती है। एक कहानी उसी डीलर की होती है जिस डीलर ने राइटर को ये नहीं बताया होता कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है और उसने राइटर को रूम रेंट पर दिलाया होता है। अब हम उस डीलर को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है और साथ ही साथ किसी से बातें भी कर रहा होता है। हमें ऐसा फील होता है जैसे वो अपनी वाइफ से बातें कर रहा हो, लेकिन जैसे हम उस इंसान को देखते हैं जिससे डीलर बातें कर रहा था तो उसकी वाइफ नहीं बल्कि एक डॉल होती है जिससे डीलर अपनी वाइफ की तरह रख रहा था। अगले दिन डीलर फोन पर बात कर रहा होता है। तभी हमें एक रैप की हुई डेड बॉडी देखते हैं जो डेड बॉडी उसी डीलर की वाइफ की होती है। उस डीलर ने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को प्लास्टिक में रैप करके रखा हुआ था। इस डीलर ने ही अपनी वाइफ को ही मार दिया होता है। ये डीलर या तो मेंटली डिस्टर्ब था या फिर उसके साथ कुछ और ही था। ये एक डॉल को अपनी वाइफ की तरह रखने लगा था। अब वो डीलर देखता है उसके सिंग से पानी आ रहा होता है जो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, तब वो देखता है उसकी वाइफ की डेड बॉडी गायब है। और जब वो दोबारा से सिंक में देखता है तो उसमें से लाश का हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जो नल को बंद करता है। और ये देखकर उस डीलर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अगले दिन वो डीलर उस डॉल के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसे दोबारा से सिंक से आवाज़ें आ रही होती है। जब वो सिंक की तरफ देखता है तो अचानक उसकी डॉल नीचे गिर जाती है। जब वो डॉल की तरफ देखता है और नज़र घुमाता है तो उसके सामने उसकी बीवी की डेड बॉडी आ जाती है। ये सब देखकर डीलर बहुत ज़्यादा डर गया था और वो खुद को एक कमरे में लॉक कर देता है। लेकिन उसको ऐसी आवाज़ें आ रही होती है जैसे उसकी बीवी की डेड बॉडी प्लास्टिक से बाहर आ रही हो और वो एक अलमारी में छुप जाता है। तभी उसकी डॉल उसके पीछे आ जाती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब यहाँ पर मैनेजर ने जीवू को 3 कहानियाँ सुनाई थी। जीवू अब मैनेजर की स्टोरी सुनने के बाद उस डीलर के पास जाता है जो अभी तक जिंदा था। वो मरा नहीं था लेकिन उस डीलर के दोनों हाथ कटे हुए थे। इस बिल्डिंग में जो भी कोई चीज़ थी उसने उस डीलर के दोनों हाथ काट दिए थे, लेकिन उसे जान से मारा नहीं था, मगर वो पूरी तरह से पागल हो गया था। यहाँ पर डीलर कुछ अजीब सी बातें बोलता है। वो कल्ट के बारे में बोलता है, वो कुछ चर्च के बारे में बोलता है, मगर जीवू को डीलर की बातें कुछ समझ में नहीं आती। अब जीवू ये तीनों स्टोरीज लेकर अपने पब्लिशर के पास जाता है। वो पब्लिशर कहता है, देखो कहानी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हॉरर भी है, पर तुम्हें इन कहानियों को और भी ज़्यादा बड़ा करना होगा जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ेगा और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। जीवू को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वो दोबारा से उस बिल्डिंग में जाता है और उस मैनेजर से दोबारा मिलता है। वो उस मैनेजर के पास आकर कहता है, मुझे और ज़्यादा स्टोरी सुनाओ, मुझे और ज़्यादा कहानियाँ चाहिए।
वो मैनेजर हंसते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी ये कहानियाँ थोड़ी लग रही है तो तुम्हें इस मेंशन से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही कहानियाँ थी। मगर जीवू को अब उस मैनेजर पर गुस्सा आ गया था। वो कहता है, सुनो मेरी बात, तुम्हें मुझे और कहानियाँ सुनानी होगी। यहाँ पर जितने भी इंसिडेंट हुए हैं तुम्हें मुझे उनके बारे में बताना होगा, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वो अपना रिकॉर्डर निकालता है और मैनेजर से स्टोरी सुनने के लिए कहता है। अब वो मैनेजर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, सोच लो। अब मैनेजर जीवू को स्टोरी नंबर 4 सुनाता है। जैसे जीवू ने इससे पहले 3 कहानियां रिकॉर्ड की थी, वैसे अब वो स्टोरी नंबर 4 रिकॉर्ड कर रहा था। एक कहानी एक लड़के की थी जो इस बिल्डिंग में अपने दोस्त के पास रहने के लिए आया था, रूम नंबर 604 में। वो लड़का पढ़ने के लिए अब्रॉड गया था और किसी रीजन से फेल हो गया था, इसीलिए वो वापस आकर अपने फ्रेंड के साथ रहने वाला था। अब वो लड़का अपने फ्रेंड से मिलता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो लड़का अपने फ्रेंड के चेहरे पर देखता है, जिसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पिंपल थे, जो उसे पिंपल में बहुत इचिंग हो रही थी, जो बहुत ही अजीब था। अब वो लड़का अपने फ्रेंड के घर में खाना देखता है तो वो बहुत ज़्यादा सड़ा गला था, और उस लड़के का फ्रेंड ऐसे खाना खा रहा था जैसे वो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। वो अपने फ्रेंड को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा था। अब उस लड़के का फ्रेंड अगले दिन जब काम पर चला जाता है तब वो लड़का घर में देखता है। जब वो किचन में जाकर फ्रिज खोलता है तब उस फ्रिज में खाना पूरी तरह से सड़ा हुआ गला हुआ पड़ा था, जो उस लड़के को बहुत ही गंदा लगता है। अब वो लड़का अपने फ्रेंड के घर की सफाई करता है, और जब वो अपने फ्रेंड का रूम देखता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, क्योंकि उसके फ्रेंड के रूम में सब जगह फंगस लगे हुए थे, और वही दीवार पर उसके फ्रेंड की और पेरेंट्स की फ़ोटो लगी हुई थी। वो फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, उस पर भी फंगस लगी हुई थी, पर वो उसके फ्रेंड के रूम को भी साफ कर देता है। अब उसका फ्रेंड जब घर वापस आता है तो वे देखकर हैरान रह जाता है और अपने फ्रेंड को ही गुस्से में मारने लगता है। वो कहता है, तुमने घर को साफ करने की हिम्मत कैसे की और मेरे पेरेंट्स को हाथ कैसे लगाया। अब इस लड़के को इस घर में सब कुछ अजीब लग रहा था और वो डर भी गया था। उसका ये मानना था कि जिस घर में ब्लैक निशान होते हैं उस घर में एविल स्पिरिट होती है। अब वो अपना सामान पैक करता है और यहाँ से जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसको वहाँ पर अजीब सी स्मेल आने लगती है। जो रूम उसने कुछ टाइम पहले पूरी तरह से साफ किया था वो फिर से वैसे ही गंदा हो गया था, और जो ब्लैक फंगस और निशान थे वो उसी पेंटिंग से निकल रहे थे। और तभी वहाँ पर उस लड़के का फ्रेंड आ जाता है। उसका फेस अजीब सा हो जाता है, और जब वो अपने फेस से हाथ हटाता है तो उसके फेस पर पूरे फंगल होते हैं, जो बहुत ही डरावना लगता है। अब ये बात क्लियर हो गई थी कि उस लड़के का फ्रेंड अब जिंदा नहीं बल्कि मर चुका था। और तभी ये लड़का डरता हुआ पीछे की तरफ जाता है। तभी अचानक से उस पेंटिंग से ब्लैक कलर के हाथ बाहर निकलते हैं और उस लड़के को पकड़कर उस पेंटिंग में खींच लेते हैं, और तभी उस रूम का डोर बंद हो जाता है और वो लड़का भी इस बिल्डिंग में मारा गया था। दोबारा से स्टोरी प्रेजेंट में आती है जीवू पर। जीवू उस मैनेजर से पूछता है, क्या ये पूरी बिल्डिंग किसी कल्ट ने बनाई थी क्या? वो मैनेजर कुछ नहीं कहता, और वो एक रूम की चाबी निकालकर जीवू को देता है और कहता है, तुम्हें सच जानना है ना तो खुद जाकर जान लो। और वो चाबी होती है रूम नंबर 1504 की, और वो रूम इस बिल्डिंग की बिल्कुल लास्ट में था। अब जैसे ही जीव उस रूम में जाता है तो उसे एक टैप कैसेट मिलती है, और जैसे ही वो उसे ऑन करता है वो टैप किसी और की नहीं बल्कि उसी मैनेजर का था। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जीवू की फ्रेंड का, जो जीवू के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि जीवू का बर्थडे होता है और उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन के वजह से अपना बर्थडे भी नहीं मनाया होता, यानी कि इस स्टोरी की वजह से। तभी उसकी नज़र जीवू के उसी रिकॉर्डर पर पड़ जाती है जिसमें जीवू ने पहले 3 स्टोरी रिकॉर्ड की थी मैनेजर की बताते हुए। लेकिन शॉकिंग की बात तो ये थी कि उस रिकॉर्डर में जीवू की फ्रेंड जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसमें सिर्फ जीवू की आवाज़ होती है, उस मैनेजर की नहीं, बल्कि जीवू ने तो उस मैनेजर की आवाज़ रिकॉर्ड की थी। अब जीवू की फ्रेंड समझ जाती है कि जीवू की जान खतरे में है और वो फौरन से उस बिल्डिंग की ओर निकल जाती है, और दूसरी तरफ जीवू को दिखाया जाता है जिसने जो टेप उठाई थी उसमें से अचानक आवाज़ आती है, सुनो जीवू, अगर तुम सुन रहे हो तो तुम सच्चाई जानना चाहते हो और एक कहानी मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, यानी कि ये आखिरी 5th कहानी जो है वो उसी मैनेजर की है। वो मैनेजर जीवू को कहानी सुनाता है। वो कहता है, मैं जब पहली बार इस बिल्डिंग में आया था तब तुम्हारी तरह ही था, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि तुम यहाँ अपने लिए स्टोरीज ढूंढने आए हो और मैं यहाँ पर चोरी करने आया था अपने फ्रेंड के साथ। इसके बाद हमें मैनेजर वाली कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम मैनेजर और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कार में बैठे बातें करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग ऐसे ने बनाई थी जो डीमंस की पूजा किया करते थे, और उन्हीं लोगों के ढेर सारे पैसे इस बिल्डिंग के किसी रूम में थे।
मैनेजर और उसके फ्रेंड को पैसों की इसीलिए ज़रूरत थी क्योंकि मैनेजर के फ्रेंड की मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैनेजर के फ्रेंड को अपने मदर के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। इसी वजह से वो इस बिल्डिंग में चोरी करने आए थे और अब वो इस रूम में जाते हैं, रूम नंबर 1504 में, जिसकी चाबी मैनेजर ने जीवू को दी थी। अब उस रूम में इनको कल्ट के लीडर की लाश मिलती है। तभी वहाँ पर मैनेजर का फ्रेंड वहाँ पर जो अलमारी होती है उसमें से बाल बाहर निकलते हुए देखता है और जब वो पास जाकर देखता है तो वो बाल गायब हो जाते हैं। वो ये बात को मैनेजर से कहता है पर इस बात पर मैनेजर यकीन नहीं करता। वहाँ पर जो कल्ट के लीडर की लाश होती है उस लाश के पैरों में घुंघरू बांधे हुए थे और वहीं पर एक कपड़ा भी पड़ा हुआ था। यहाँ पर मैनेजर अजीब सी बात करता है। वो कहता है क्या तुम्हें पता है इस लाश को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है और इसीलिए तो इस लाश को ऐसे चेन से बांधा हुआ है। उसका फ्रेंड उसे कहता है मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी उस मैनेजर को उस लाश के मुंह से एक चाबी मिलती है जो कि उसी अलमारी की थी जिसके पास उसके फ्रेंड ने कुछ बाल जैसी चीज देखी थी। मैनेजर अब उस अलमारी को खोल देता है जिसमें मैनेजर को बहुत सारे पैसे दिखते हैं। मैनेजर बहुत खुश होता है और अपने फ्रेंड से कहता है देखो हम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। लेकिन तभी मैनेजर के फ्रेंड को पीछे से छन 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 घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। वो दोबारा से पीछे देखता है तो उसके सामने वही लाश खड़ी होती है। इन दोनों ने उस लाश को जिंदा कर दिया था। अब उस लाश को जिंदा देखकर मैनेजर का फ्रेंड बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भागकर बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला होता है। तभी मैनेजर भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है। उसका फ्रेंड कहता है तुम थे कहाँ पर, देखो मैं पैसे लेकर आया हूँ। तभी मैनेजर कहता है क्या तुम उस चीज़ को देखना चाहते हो जो तुम वहाँ छोड़ आए हो। तभी मैनेजर के फ्रेंड की नज़र मैनेजर के पैरों पर पड़ती है जो पैर मैनेजर के नहीं बल्कि उसी लाश के पैर थे क्योंकि उस मैनेजर के पाँव में घुंघरू बंधे हुए थे। और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो मैनेजर नहीं बल्कि वही लाश होती है। वो मैनेजर की शक्ल में उसके फ्रेंड के पास आई थी और तभी वो मैनेजर के फ्रेंड को भी मार देती है। यानी कि जो मैनेजर है वो इसी इंसिडेंट में मर चुका था। और तभी सीन शिफ्ट होता है जीवू की ओर। जीवू को भी वही लाश नजर आती है। उस लाश को देखकर जीवू उसी अलमारी में छिप जाता है जिस अलमारी से मैनेजर ने पैसे निकाले थे। तभी वहाँ पर वही मैनेजर आ जाता है। मैनेजर कहता है जीवू मैंने तुम्हारे साथ जितना भी वक्त बिताया काफ़ी मज़ा आया और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगा। और एक कहकर वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो जीवू का रूप ले लेता है और ये देखकर जीवू काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। यहाँ पर इस स्टोरी में हमें पता चलता है जो इर्द गिर्द के चर्च के लोग थे उनको इस बात का पता चल गया था कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें होती रहती है। और इसके बाद कल्ट के लीडर के लाश को इसी रूम में बंद कर दिया गया था। उसके पाँव में कुछ घुंघरू बांध दिए गए थे और उसे कुछ पावर से कैद कर दिया था। पर पैसों की लालच में उस मैनेजर ने सब गड़बड़ कर दी जिस वजह से वो लाश दोबारा से जिंदा हो गई थी। और जितने भी लोग यहाँ पर रहने आए थे उनको इस लाश ने शक्ल बदल कर मार दिया था और उस लाश को जो बेस्ट लगता था वो उसी की शक्ल ले लेती थी। अब जीवू उस अलमारी में हमेशा के लिए बंद हो गया था और उस मैनेजर को भी उस लाश ने उसी चोरी की रात मार डाला था और उस लाश ने मैनेजर का रूप ले लिया था। और वहाँ पर जीवू की फ्रेंड आ जाती है और जीवू को वहाँ पर देखकर हैरान रह जाती है। जीवू की आंखें अचानक से ब्लैक हो जाती है और वो अजीब सी स्माइल देता है। यानी कि वो कोई और नहीं बल्कि वही कल्ट का लीडर है जो एक इविल स्पिरिट है। मगर जीवू की फ्रेंड समझ गई थी ये जीवू नहीं है। और इसी दृश्य के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। इसका मतलब है कि उस लाश ने जीवू की फ्रेंड को भी मार दिया होगा। दोस्तों ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ द 10। तो दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।